हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेमोग्राफिक कंडीशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। मतलब इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। पहले टॉपिक का नाम क्या है? डेमोग्राफिक कंडीशन एंड दूसरे टॉपिक का नाम है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड के बारे में बताया है कि उस टाइम पे जब ब्रिटेन हमारी कंट्री में रूल करने आई थी तो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर कैसी थी, हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे थे, हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा चल रहा था। ठीक है, वैसे ही आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उस टाइम पर डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, वो भी इंडिया का। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियोज देखनी है ताकि आपको सीक्वेंस समझ में आए कि हमारी इंडिया की हिस्ट्री कहना क्या चाहती है। बहुत ही अच्छे से चैप्टर देके रखा है, सीक्वेंस वाइज टॉपिक्स देके रखे हैं, तो अगर आप एक टॉपिक भी मिस करोगे आगे के टॉपिक्स समझने में आपको डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो लाइन वाइज आपको भी चलना है जैसे मैं लाइन वाइज आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे डेमोग्राफिक कंडीशंस पे। ठीक है, तो डेमोग्राफिक से आपको ये नहीं समझना है कि डेमोक्रेसी की बात हो रही है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, ऐसा कुछ नहीं है। डेमोग्राफिक कंडीशंस मतलब हम देखेंगे कि उस टाइम पे इंडिया में बर्थ रेट क्या था, डेथ रेट क्या था, लिटरेसी रेट क्या था, या पॉपुलेशन किस रेट से ग्रो कर रही थी। तो इन सभी फैक्टर्स को हम एनालाइज करेंगे, वो भी डेमोग्राफिक कंडीशंस में। मतलब इस टॉपिक में हम बेसिकली इन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आया समझ में? तो हमें क्या देके रखा हुआ है? डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी। बोला जा रहा है कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी इंडिया की, उससे हमें पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड क्यों कहा जाता था, पिछड़ा हुआ क्यों कहा जाता था, या फिर स्टैग्नेंट क्यों कहा जाता था, मतलब रुका हुआ या बहुत ही कम रेट से ग्रो करता हुआ क्यों कहा जाता था। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहले हमें दे के रखा है फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस मतलब जैसे कि कुछ लोग आपके घर में आते होंगे किसी चीज का सर्वे करने, तो वो क्या है? ऑफिशियल सेंसस है। तो ऐसे बोला जा रहा है कि इंडिया में सबसे पहला ऑफिशियल सेंसस मतलब सर्वे कब हुआ था? इन द ईयर 1881। और ये क्यों हुआ था? ताकि हमें पता चले कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो किस रेट से ग्रो कर रही है। ठीक है, दो सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस द सेंसस रिवील्ड अनइवननेस इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ। बोला जा रहा है कि जब पहला सर्वे 1881 में हुआ, उसके बाद हमें पता चला कि इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या है? अनइवननेस है, मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं चल रही है, अच्छे हालात नहीं है। ठीक है, आया समझ में? From 1881 onwards, census operation was carried out after every 10 years. बोला जा रहा है कि सबसे पहला सेंसस कब हुआ था? इन द ईयर 1881 एंड उसके बाद हर 10 साल बाद क्या होने लगा? ये सेंसस होने लगा, मतलब सर्वे होने लगा, ताकि हमें हमारी इंडिया के बारे में पता चले कि डेमोग्राफिक कंडीशन इंडिया में चल कैसी रही है और क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं हर 10 साल बाद। ठीक है, तो ये सेंसस हर 10 साल बाद शुरू हो गया होना। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं 1921 की। तो 1921 को क्या बोला जाता है? ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। अब ऐसा क्यों है वो हम यहां पर समझेंगे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? Why 1921 is called ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? क्या रीजन है कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता था? ठीक है, तो हमें क्या देख रखा है? बिफोर 1921 इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विथ वेरी हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट्स। बोला जा रहा है कि सबसे पहला सेंसस कब हुआ था? 1881 में। तो 1881 से लेकर 1921 तक बोला जाता था फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। मतलब इस टाइम पीरियड में क्या था? इंडिया में बहुत ही हाई बर्थ रेट्स एंड हाई डेथ रेट्स शो हो रहे थे। इसका मतलब क्या है? मतलब जन्म भी ज्यादा हो रहा था लोगों का एंड मर भी ज्यादा रहे थे लोग। ठीक है, तो वेरी हाई डेथ रेट्स एंड वेरी हाई बर्थ रेट्स थे, वो भी इस टाइम पीरियड के दौरान, जिसे हम बोलते हैं
फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, आया समझ में? तो ये बात किसकी हो रही है? बिफोर 1921, 1921 से पहले। अब 1921 के बाद क्या हुआ वो भी हम देखेंगे। ठीक है, The death rate fluctuated from year to year and as a consequence the size of population remained almost stationary। बोला जा रहा है कि ये जो डेथ रेट थी ना वो हर साल फ्लक्चुएट होती रहती थी, चेंज होती रहती थी, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं होती थी, जिस वजह से जो भी पॉपुलेशन रहती थी इंडिया की वो स्टेशनरी कांस्टेंट ही रहती थी, ज्यादा फर्क नहीं आता था। जितने जन्म लेते थे लोग उतने मर भी जाते थे, तो ज्यादा फर्क आता नहीं था। ठीक है, ये बात किसकी हो रही है? फर्स्ट स्टेज की। अब हम आ जाते हैं विद द बिगिनिंग ऑफ डेक्लाइन इन डेथ रेट्स। मतलब डेथ रेट्स कब कम होने लगे हमारे इंडिया में? द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंटर्ड द सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन। द सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशंस बिगेन आफ्टर 1921। बोला जा रहा है आफ्टर 1921, 1921 के बाद फर्स्ट स्टेज से जो इंडिया है वो कहां पे आ गई? सेकेंड स्टेज पर आ गई, जहां पर क्या हो रहा था? जहां पर क्या हो रहा था? डेक्लाइन ऑफ डेथ रेट्स, मतलब लोग कम मरना स्टार्ट हो रहे थे। जिस रेट से पहले मर रहे थे फर्स्ट स्टेज पे, उस रेट से कम मरना स्टार्ट हो रहे थे, मतलब कम मर रहे थे। ठीक है, डेक्लाइन ऑफ डेथ रेट्स। आया समझ में? और ये कब हुआ? ये हुआ आफ्टर 1921। ठीक है, आया समझ में? फ्रॉम द ईयर 1921 onwards India's population never declined and recorded a consistent rise. Due to this reason 1921 is called year of great divide। बोला जा रहा है 1921 से क्या हुआ कि डेथ रेट्स तो थी वो कम हो गई। ठीक है, इतने ज्यादा लोग मर नहीं रहे थे, लेकिन जन्म तो ले रहे थे, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेज में ही देखा कि वेरी हाई बर्थ रेट्स एंड वेरी हाई डेथ रेट्स। अब डेथ रेट्स कम हो गई तो ऑफ कोर्स पॉपुलेशन क्या होगी? बढ़ेगी। मर तो नहीं रहे थे ज्यादा लोग, लेकिन जन्म ले रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? इस टाइम पर क्या हुआ? आफ्टर 1921 या 1921 के बाद से हमने क्या देखा? राइज इन पॉपुलेशन। ठीक है, इंडिया पॉपुलेशन कभी भी डेक्लाइन नहीं हुई, कभी भी कम नहीं हुई, कंसिस्टेंट राइज होती रही, मतलब बढ़ती रही। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसलिए हम 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। ठीक है, अब समझ में आया? चलिए, Before 1921, India was in the first stage of demographic transition। जैसे कि मैंने आपको बताया 1921 से पहले जो इंडिया थी वो फर्स्ट स्टेज में थी, वो भी अपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में। ठीक है, द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921। सेकेंड स्टेज कब हुआ? आफ्टर 1921। सो द ईयर 1921 इज डिस्क्राइब्ड एज ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। अब समझ में आया कि 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1921 से पहले हाई बर्थ रेट हो रहा था एंड हाई डेथ रेट हो रहा था। ठीक है, 1921 के बाद डेथ रेट कम होने लगा तो इंडिया की पॉपुलेशन क्या होने लगी? राइज करने लगी। ठीक है, इसलिए 1921 को हम क्या बोलते हैं? ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे द डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इज डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। बोला जा रहा है कि कॉलोनियल रूल मतलब जब ब्रिटेन हमारी कंट्री में, ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे, जब हमारी कंट्री को रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पे डेमोग्राफिक कंडीशन इंडिया की कैसी थी, ये कुछ पॉइंट्स में हमें बताया जा रहा है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट भी ज्यादा थी और डेथ रेट भी ज्यादा थी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, मतलब बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे थे, बाकी सब अनपढ़ थे। ठीक है, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही खराब थी इंडिया के। ठीक है, देन उसके बाद हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इसका मतलब क्या है? जो नवजात शिशु जिसे हम बोलते हैं, 1 साल के अंदर अंदर जो बच्चे थे वो क्या हो रहे थे? मरना स्टार्ट हो रहे थे। ठीक है, 1 साल पूरा होने से पहले ही मर जाते थे। ठीक है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसका मतलब क्या है कि एक इंसान, हम अनुमान लगा रहे हैं कि एक इंसान अगर सुसाइड ना करे या खुद से ना मरे तो वो कितने साल जी सकता है, उसको हम बोलते हैं लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो वहां पे, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था? जो इंडिया की पॉपुलेशन है या इंडिया के जो लोग हैं उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत कम थी। अनुमान लगाया जा रहा था कि 30 से 40 साल कोई भी इंसान नहीं जिएगा। ठीक है, इतनी खराब कंडीशन थी उस टाइम पे।
वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, भूखमरी बहुत ज्यादा थी और हर जगह थी, ठीक है, आया समझ में। तो ये चीजें, ये पॉइंट्स हमें क्या बताता है कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी इंडिया की वो कैसी थी, ठीक है, आया समझ में। चलिए एक एक पॉइंट को हम यहां पर अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो पहले हमें क्या देके रखा है, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो बोला जा रहा है बर्थ रेट रिफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर। बर्थ रेट का मतलब क्या है कि अगर एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया है तो उनमें से बर्थ रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर। मतलब 1000 लोग हैं तो उनमें से कितने बच्चों ने जन्म लिया है। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, तो क्या बोला जा रहा है बर्थ रेट के बारे में, बर्थ रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन अ ईयर। बोला जा रहा है अगर 1000 लोग हैं तो एक साल में 1000 में से कितने लोगों ने जन्म लिया वो हमें बताता है बर्थ रेट, ठीक है। और डेथ रेट की बात करें, डेथ रेट रिफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पर्सन इन अ ईयर। वैसे ही अगर 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों में से कितने लोग मर रहे हैं वो बताता है डेथ रेट। तो अगर जन्म ले रहे हैं 1000 लोगों में से तो वो बताएगा बर्थ रेट, और अगर मर रहे हैं तो वो बताएगा डेथ रेट, ठीक है। और ये बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ एक साल की, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई एट नियरली 48 एंड 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली। बोला जा रहा है अगर 1000 लोग हैं तो उनमें से 48 लोगों का क्या हो रहा था, जन्म हो रहा था, ठीक है, आया समझ में। और ऐसे ही अगर 1000 लोग हैं तो उनमें से कम 40 लोग तो मर जा रहे थे, ठीक है, आया समझ में। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि जितने जन्म ले रहे हैं उतने मर भी रहे हैं, ठीक है। ये बात किसकी हो रही है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, ठीक है, आया समझ में, जो हमने जस्ट अभी पढ़ा है। तो कंक्लूजन निकालें इस पॉइंट का तो क्या है, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। लोग जन्म भी ज्यादा ले रहे थे और मर भी ज्यादा रहे थे, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट। वही बात हो गई कि बहुत ही कम लोग इंडिया में उस टाइम पे पढ़े लिखे थे, ठीक है। लिटरेसी रेट रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, लिटरेसी रेट का मतलब समझाया जा रहा है कि कितने टोटल नंबर ऑफ पीपल लिटरेट हैं, वो भी टोटल पॉपुलेशन में से, ठीक है, वो भी हम किस में बताएंगे, परसेंटेज में। इसका मतलब क्या है, हम टोटल पॉपुलेशन को अगर 100% मान लेते हैं तो उसमें से जो लिटरेट पर्सन है वो कितने हैं वो भी हमें परसेंटेज में ही बताना है। जैसे कि 100 में से हो सकता है 10% ही सिर्फ लोग पढ़े लिखे हैं। टोटल पॉपुलेशन में से हमें बताना है कि कितने लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और बताना किस में है, परसेंटेज में, ठीक है, आया समझ में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिटरेसी रेट, ठीक है। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वॉज लेस देन 16%। बोला जा रहा है कि अगर हम उस टाइम की बात करें जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे तो जो लिटरेसी रेट था वो 16% से भी कम था, लेस देन 16%। इसका मतलब क्या है, अगर 100% पॉपुलेशन है तो उसमें से 16% से भी कम लोग पढ़े लिखे थे उस टाइम पे, ठीक है, आया समझ में। चलिए आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी रेट वाज एट अ नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%। बोला जा रहा है इसमें से अगर हम फीमेल लिटरेसी रेट की बात करें कि महिलाएं कितना पढ़ी हुई थी तो उनकी कंडीशन तो और खराब थी, सिर्फ और सिर्फ 7% महिलाएं थी जो पढ़ी हुई थी, ठीक है, आ गया इतना समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं जिसका नाम क्या है, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। बहुत ही खराब हालत थी हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर, प्रॉपर हॉस्पिटल्स अवेलेबल ही नहीं थे, ठीक है। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर ईदर अनअवेलेबल टू लार्ज मास ऑफ पॉपुलेशन और व्हेन अवेलेबल वर हाईली इनएडुकेट। क्या बोला जा रहा है,
या तो पब्लिक फैसिलिटीज जैसे कि मेडिकल शॉप्स हो गई या फिर हॉस्पिटल्स हो गए, या तो बहुत सारे लोगों को अनअवेलेबल थे, मिलते ही नहीं थे, या फिर मिलते थे तो वो इनएडुकेट थे, मतलब इनसफिशिएंट, लोगों की नीड को पूरा ही नहीं कर पाते थे। हो सकता है कि एक पूरे स्टेट में सिर्फ एक हॉस्पिटल है, ठीक है, तो आपको पता है एक स्टेट में कितनी ही जगहें होती हैं जो बहुत दूर दूर रहेंगी, तो वहाँ के लोग इतनी दूर तक पहुँच कैसे पाएंगे, क्योंकि उस जमाने में प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी नहीं होती थी। ठीक है, आया समझ में? तो बोला जा रहा है या तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं थी, या अगर अवेलेबल थी तो इनसफिशिएंट थी, अच्छे से इलाज कर ही नहीं पाती थी, या लोग उन तक पहुंच ही नहीं पाते थे। ठीक है, आया समझ में? चलिए, As a result, water and airborne diseases were widespread and took a huge toll on life. तो बोला जा रहा है जिस वजह से जो पानी से या फिर हवा से डिसीजेस बॉर्न होती थी और लोग बीमार पड़ जाते थे, उस वजह से वो अपनी जान गंवा देते थे। ठीक है, आया समझ में? चलिए, देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नवजात शिशु का बताया जा रहा है यहाँ पे कि 1 साल पूरे होने से पहले ही कितने ऐसे बच्चे थे जो मर जाते थे। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिफर्स टू नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर रीचिंग 1 year ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ्स इन अ ईयर। बोला जा रहा है अगर एक साल में 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल तक जीने से पहले ही मर जाते थे। ठीक है, आया समझ में? द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज क्वाइट अलार्मिंग, अबाउट 218 per 1000 इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ 44 per 1000 इन 2011। बोला जा रहा है कि उस टाइम की अगर हम बात करें ना तो 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उसमें से 218 बच्चे तो ऐसे होते थे जो 1 साल पहुंचने से पहले या 1 साल के होने से पहले ही मर जाते थे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 2011 की, तो 2011 आने तक क्या हुआ? ये जो 218 का रेशियो है ना, ये जो 218 हमें देके रखा है, वो घट के कितना हो गया? 44। मतलब 1000 में से सिर्फ और सिर्फ 44 बच्चे ऐसे थे जो 1 साल के होने से पहले मर रहे थे। आप सोच सकते हो कितना अंतर है। पहले 218 बच्चे मर रहे थे हर 1000 बच्चों में से, अब सिर्फ और सिर्फ 48 मरने लगे, वो भी 1000 बच्चों में से। ठीक है, ये बात किसकी हो रही है? इन द ईयर 2011। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि क्या है? लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अनुमान लगाया जाता था कि इंसान अगर कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रहा है, खुद से अपनी जान नहीं ले रहा है, तो वो कितने टाइम तक जी सकता है, उसे हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव। ठीक है, यहाँ पे लिव आएगा। क्या है ये? लिव, मतलब कितने सालों तक जी सकते हैं। Life expectancy was also very low, 44 years in contrast to the present 68 years. बोला जा रहा है कि उस टाइम पे अगर हम बात करें ना, जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में थे, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना था? सिर्फ 44 ईयर्स, मतलब 44 सालों तक ही लोग जी सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जाता था। क्योंकि अगेन आपको पता ही है, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, बहुत ऐसी चीजें थी, बहुत ऐसे फैक्टर्स थे जो एक इंसान को इतना जीने ही नहीं देते थे उस टाइम तक, उस टाइम पे। ठीक है, आया समझ में? लेकिन अगर हम आज की बात करें ना, तो आज 68 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी अनुमान लगाया जाता है कि आज का इंसान, आज का भारत का इंसान जो है वो इतना तो जिएगा कम से कम। ठीक है, अगर वो खुद से अपनी जान नहीं ले रहा है तो वो 68 ईयर्स तक तो जिएगा आराम से। लेकिन उस टाइम की बात करें जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे, तो सिर्फ और सिर्फ ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी कब तक की थी? 44 ईयर्स। ठीक है, आया समझ में? चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ठीक है,
हर जगह भूखमरी थी, ठीक है, आया समझ में। देयर वॉज नो रिलायबल डाटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, बोला जा रहा है ऐसा तो कुछ प्रॉपर डाटा हमारे पास है नहीं जिससे हम पॉवर्टी का रेट बता पाए, बट देयर इज नो डाउट दैट एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, बोला जा रहा है लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि कॉलोनियल पीरियड में जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे रूल करने, तब जो पॉवर्टी रेट था वो बहुत ही हाई था, बहुत ही ज्यादा हर जगह भूखमरी थी, ठीक है, आया समझ में। द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल इन इंडिया वाज वेरी लो एंड देयर वाज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन द कंट्री, बोला जा रहा है जो लोगों का जीने का तरीका था वो बहुत ही खराब था, ठीक है, आया समझ में। जैसे कि आपको अच्छे से पता होगा उस टाइम पे टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते तो हर कहीं लोग चले जाते थे, तो इससे क्या होता था, डिसीजेज ही फैलती थी। तो वही बोला जा रहा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही लो था जिस वजह से पॉवर्टी भी बढ़ रहा था, बहुत सारे इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, ढंग का खाना नहीं मिल रहा है, प्रॉपर 3 टाइम की रोटी छोड़ो 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही है। तो इस वजह से काफी ऐसे फैक्टर्स थे जिस वजह से पूरे ही इंडिया में उस टाइम पे वाइड स्प्रेड पॉवर्टी थी, भूखमरी थी, ठीक है, आया समझ में। चलिए, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ब्रिटिश रूल वाज अ मेन रीजन टू वर्सन द प्रोफाइल ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, बोला जा रहा है कि हम इन सब चीजों से, इन सब 6 पॉइंट जो मैंने आपको बताया उनसे अनुमान लगा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स की वजह से जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे अगले टॉपिक की जिसका नाम क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अब ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, आपने ये वर्ड सुना होगा ऑक्यूपेशन, ठीक है, तो ऑक्यूपेशन से ही रिलेटेड आप समझ लो कि उस टाइम पे कॉलोनियल रूल के टाइम पे जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो किन किन सेक्टर्स में लगी हुई थी, किन किन कामों में लगी हुई थी, हमें वही देखना है यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली 3 सेक्टर्स होते हैं, सबसे पहले हम 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की मतलब के बारे में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है। तो पहला सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर। सेकंड सेक्टर होता है, यहां पर लिख देती हूं, 3 सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला सेक्टर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्टर और उसके बाद आता है टर्शियरी सेक्टर, ओके। तो जो हमारे इंडिया के लोग थे, इंडिया की पॉपुलेशन थी, वो इन 3 कामों में डिवाइडेड थी, ठीक है, एक एक करके हम इसे समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, तो प्राइमरी सेक्टर क्या है, इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, सब सॉइल एसिड्स एक्सेट्रा। बोला जा रहा है प्रोडक्शन यूनिट मतलब जो कि प्रोड्यूस करके बना हो, ठीक है, कॉमोडिटी हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि प्राइमरी सेक्टर वो चीजों को इंक्लूड करता है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से हमें मिली हो, ठीक है, जैसे कि लैंड से हमें मिली हो, वाटर से हमें मिली हो, सबसॉइल एसिड से मिली हो, या कुछ और भी नेचुरल रिसोर्सेज जिनसे हमें कुछ चीजें मिल रही हैं जिसके थ्रू हम कमा पा रहे हैं, अर्न कर पा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, आया समझ में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लैंड की बात करें, आपको अच्छे से पता है जो एग्रीकल्चर फील्ड है, जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, लैंड पर ही उगाते हैं, क्रॉप्स वगैरह है ना, उसी से कमाते हैं। तो वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज से वो उन क्रॉप्स को उगा रहे हैं एंड अर्न कर रहे हैं, तो मतलब वो किस में इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर की डेफिनेशन ये बोलती है कि प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज से आया हो, ठीक है, आया समझ में। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें वाटर की, तो जो लोग होते हैं जो फिशिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वहां से फिशेस वगैरह लेकर मार्केट में बेचते हैं, वो भी कैसे कमाते हैं, फिशिंग करी एंड उसके बाद मार्केट में फिशेस को बेच दिया, वो अर्न करते हैं, तो वो भी किस में इन्वॉल्व है, वो भी इन्वॉल्व है प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि ये भी कहां से आया है, नेचुरल रिसोर्स वाटर से आया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी देके रखे, जैसे कि फार्मिंग हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, कोल वगैरह भी कहां से आता है, नेचुरल रिसोर्सेज से। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जैसे कि जो भी पेट एनिमल्स रहते हैं उनको, पालतू पशु वगैरह जिन्हें हम बोलते हैं, उनको पालना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
हमारे इंडिया में बहुत फेमस है, हम गाय बकरी वगैरह को पालते हैं, ठीक है। तो वहां से क्या आता है, एग्स आते हैं, मिल्क आते हैं, जिसको बेचकर हम कमा सकते हैं। तो अगेन ये लोग कहां से कमाते हैं, प्राइमरी सेक्टर से कमाते हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज से ही उनका प्रोडक्ट बन रहा है। मिल्क कहां से आ रहा है, नेचुरल रिसोर्स से आ रहा है, एनिमल हस्बेंड्री करके आ रहा है, ठीक है। आया समझ में। फिर उसके बाद फॉरेस्ट्री से वुड वगैरह हमें मिलते हैं, ठीक है, जिसको बेच के अगेन हम अर्न कर सकते हैं। तो ये भी कहां से आ रहा है, ये भी नेचुरल रिसोर्सेज से आ रहा है। तो सिंपल कंक्लूजन आप इतना समझिए, वो प्रोडक्शन यूनिट जो हमें किसी नेचुरल रिसोर्सेज से मिलता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। तो सेकेंडरी सेक्टर का आप सिंपल ये समझिए कि रॉ मटेरियल अगर फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर। इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट विच आर इंगेज इन ट्रांसफॉर्मिंग वन गुड इनटू अनदर गुड, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में हमें क्या मिल गया, मिल्क मिल गया। अब इस मिल्क से हम चाहे कर्ड बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं हम, चाहे कर्ड बना रहे हैं, चाहे बटर बना रहे हैं, चाहे चीज बना रहे हैं, ठीक है, या फिर मिल्क का यूज करके हम केक बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो ये क्या चीज है, ये सेकेंडरी चीज है। खीर बना रहे हैं हम, ठीक है, खीर कहां से बनती है, कस्टर्ड बना रहे हैं, तो इसमें किस चीज का इन्वॉल्वमेंट है, मिल्क का ही इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, एक चीज से दूसरी चीज बनी है, ठीक है। आया समझ में। हमने क्या किया है, एक प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म किया है और दूसरा प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। दीज यूनिट्स कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। वही चीज बोली जा रही है कि इस सेक्टर में क्या होता है, रॉ मटेरियल जो है वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्म्स इंगेज्ड इन कन्वर्टिंग शुगर केन इनटू शुगर, जैसे कि जो फर्म्स वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह होती है वो शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करती है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गई, फिर उसके बाद पावर जनरेशन कंपनीज हो गई, ठीक है। इट इज कॉल्ड सेकेंडरी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन प्राइमरी सेक्टर फॉर रॉ मटेरियल। क्या बोला जा रहा है कि इसे हम सेकेंडरी सेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर बनता है रॉ मटेरियल से, और रॉ मटेरियल कहां से आता है, प्राइमरी सेक्टर से, नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है। आया समझ में। तो सिंपल भाषा में समझो, प्राइमरी सेक्टर मतलब जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिला हो वो प्रोडक्शन यूनिट, एंड सेकेंडरी सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर से हमने क्या किया, सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट किया, मतलब रॉ मटेरियल को हमने फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट फिर हम बात कर लेते हैं टर्शरी सेक्टर की। तो क्या देके रखा है, इट इंक्लूड्स प्रोडक्शन यूनिट इंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। सो बेसिकली टर्शरी सेक्टर में बात होती है सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के बारे में। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंस हो गया, गवर्नमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सब क्या है, सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं, पहुंचाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, सर्विस देना। एजुकेशन फील्ड में क्या होता है, हम पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है, ये भी क्या है, सर्विस देना। फाइनेंस में पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं, असिस्टेंस दी जाती है, हेल्प करी जाती है, ठीक है, जिनको जरूरत है लोन वगैरह की, पैसों की। फिर गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो हमें बताते हैं टर्शरी सेक्टर के बारे में, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट क्या देके रखा है, दिस सेक्टर फाइंड्स थर्ड प्लेस बिकॉज इट्स ग्रोथ इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। बोला जा रहा है कि ये जो टर्शरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर पर, ठीक है। क्यों ऐसा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल करते हैं, फिनिश्ड गुड्स करते हैं, तो किस पे डिपेंडेंट है, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हम कैसे दे पाएंगे, जब हमारे पास रॉ मटेरियल होगा यहां से वहां पहुंचाने के लिए, जब हमारे पास फिनिश्ड गुड्स होंगे यहां से वहां पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट भी किस पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर पर। ऐसे अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में सिर्फ टीचर्स की जरूरत नहीं होती है, बेंचेस की जरूरत होती है, फर्नीचर की जरूरत होती है, काफी चीजों की जरूरत होती है, तो वो भी कहां से आता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर से, ठीक है। तो एट द कंक्लूजन पे हम आए तो कंक्लूजन यही है कि जो टर्शरी सेक्टर है वो बेसिकली सर्विसेज की बात करता है, एंड ये जो टर्शरी सेक्टर है उसकी ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट रहती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पे, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें प्राइमरी सेक्टर की, सो बेसिकली यहां पर रॉ मटेरियल बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें
सेकेंडरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर, तो यहां पर फिनिश्ड गुड्स बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें टर्शरी सेक्टर की, तो यहां पर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। आया समझ में? तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे। तो बोला जा रहा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। बोला जा रहा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब क्या है, जो लोग हैं जो काम करते हैं वो लोग 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। कुछ लोग रॉ मटेरियल निकालने का काम करते हैं, कुछ लोग रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में काम करते हैं एंड कुछ लोग सर्विसेज देने में काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे फार्मर्स हो गए, वो किस में इन्वॉल्व है, प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके बाद लेबर्स जो हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वो बेसिकली करते क्या है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो वो किस में इन्वॉल्व है, सेकेंडरी सेक्टर में। और ऐसे हम बात करें, हमारे डॉक्टर्स हो गए जो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, ठीक है। टीचर्स हो गई, फैकल्टीज हो गई, वो क्या करती है, आपको पढ़ाती हैं। तो वो किन चीजों में इन्वॉल्व है, वो है टर्शरी सेक्टर में इन्वॉल्व, ठीक है। आया समझ में? तो यही बोला जा रहा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है कि जो लोग काम करते हैं वो किन किन सेक्टर्स में डिवाइडेड है, ठीक है। आया समझ में? सो ऑल द प्रोडक्शन यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी आर ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड सेक्टर्स बोला जा रहा है। तो इसलिए पूरी जो इकोनॉमी है, प्रोडक्शन यूनिट जो है इकोनॉमी का, वो 3 ब्रॉड सेक्टर्स में डिवाइडेड है, जिसका नाम क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। चलिए, उसके बाद ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया शोड लिटिल साइन ऑफ चेंज। मतलब कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जो भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था इंडिया का, उसमें थोड़ा सा चेंज आया, ठीक है। The state of occupational structure during the British rule can be summarized as, तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था हमारी इंडिया का, वो हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले है प्रीडोमिनेंस ऑफ द प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मतलब सबसे ज्यादा लोग तो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे, ठीक है। The agriculture sector counted for the largest share of workforce with approximately 72%। बोला जा रहा है जो एग्रीकल्चर सेक्टर था ना, उसमें 72% लोग जो हैं इंडिया के वो काम करते थे। सो प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे उस टाइम पर जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में रूल करने आए, ठीक है। The manufacturing and service sectors are accounted for 10% and 18% respectively। बोला जा रहा है उसके बाद अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ और सिर्फ 10% लोग इन्वॉल्व थे जो कि काम करते थे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 18% लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर जिसमें 72% लोग इन्वॉल्व थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब सेकेंडरी सेक्टर जिसमें 10% लोग इन्वॉल्व थे, एंड सर्विस सेक्टर मतलब टर्शरी सेक्टर जिसमें 18% लोग इन्वॉल्व थे, वो भी कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए, तो बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं कि प्रीडोमिनेंस सबसे ज्यादा कहां पे लोग इन्वॉल्व थे, प्राइमरी ऑक्यूपेशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं, रीजनल वेरिएशन। अब इसका मतलब क्या है, अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट वाज द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। मतलब डिफरेंसेस, तो अलग अलग रीजन में डिफरेंसेस थे, वो डिफरेंसेस क्या थे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। The state of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Karnataka, Maharashtra and West Bengal witnessed a decline in dependent workforce on the agriculture sector with a commensurate increase in the manufacturing and service sector। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि तमिलनाडु हो गया, ठीक है, ये स्टेट्स के नाम देके रखे हैं, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो इन सभी में जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, मतलब जो लोग थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कम इन्वॉल्व थे और मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व थे, ठीक है। इन स्टेट्स के जो लोग थे जो काम करते थे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं थे बल्कि मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व थे, ठीक है। आया समझ में? चलिए
However, during the same time, there had been an increase in the share of workforce in agriculture in states such as Orissa, Rajasthan and Punjab. क्या बोला जा रहा है, इसी टाइम की बात करें, मतलब कॉलोनियल पीरियड की ही बात करें, तो इन स्टेट के जो लोग थे वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व थे एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में कम इन्वॉल्व थे. लेकिन अगर हम बात करें ओडिशा की, राजस्थान की और पंजाब की, तो यहाँ के लोग जो भी काम करते थे ना वो मेजरली कहाँ पे इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे. तो ये हमें क्या समझ में आ रहा है, डिफरेंसेस समझ में आ रहा है. ठीक है, बैलेंस तब होता जब इस स्टेट के लोग तीनों सेक्टर में इन्वॉल्व होते, एग्रीकल्चर में भी होते एंड इन तीनों स्टेट के लोग हर सेक्टर में इन्वॉल्व होते, ना कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में. ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर भी रीजनल वेरिएशन था, डिफरेंसेस थे. ठीक है, आया समझ में. तो ये बात किसकी हो रही है, कॉलोनियल पीरियड की. ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया है. डेमोग्राफिक कंडीशन भी मैंने आपको बता दिया, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया कि उस टाइम पे कॉलोनियल रूल के टाइम पे क्या कंडीशंस चल रही थी. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है. वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉमेंट करके जाइएगा कि क्लास कैसी लगी है. और ऐसी और भी क्लासेस अगर आपको देखनी है तो क्या करना होगा, हमारे साथ जुड़ना होगा टीच टेक कॉमर्स क्लासेस पर. आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए एंड देन फिर आपको शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, अपने जान पहचान के लोगों के साथ, ताकि उनके भाई बहन भी होंगे जो कि क्लास 12th अटेंड कर रहे होंगे तो वो भी इस लेक्चर को अच्छे से देख लें, पूरे चैप्टर उनको अच्छे से समझ में आ जाए. तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.